विद्यार्थियों, मैं अमर सिंह, सहचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज का अपना टॉपिक oogenesis या अंड जनन या इसे अंडाणु जनन भी कहते हैं, इसके बारे में अपने देखेंगे। इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस और ये टॉपिक अपने हुए हैं। तो oogenesis की जो घटना है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में अधिक जटिल है। जैसे कि अपने को पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, तो इसके अंदर भी 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। इसके अलावा इसके अंदर यौग का संचय और अंडाणु का विभेदन होता है। ये जो इसकी मुख्य घटनाएं हैं, इसके अंदर भी वही सारी जो स्टेप जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत अपने पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैच्योरेशन फेज़, ये सारी की सारी इसमें अपने स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने ओवरी की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने थोड़ा सा जनरल डिस्कस करते हैं। तो ओवरी के अंदर आपको पता है कि बाहर की तरफ उसकी जो बाहर की फॉलिकुलर लेयर होता है या जर्मिनल एपिथेलियम है, तो जर्मिनल एपिथेलियम इसके अंदर होती है और उसके अंदर की तरफ जो ओवरी है, ओवरी का कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होता है उसका। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है, तो इसके अंदर जो घटनाक्रम होता है उसमें ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स टूटकर कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर आती है और वही सेल उसकी प्राइमोडियम जर्म सेल या जिसे अपने पीजीसी कोशिकाएं कहते हैं वो होती है और वो एग मदर सेल के अंदर रूपांतरित हो जाती है। ये जो एग मदर सेल है उसके अंदर फिर आगे क्या होता है, जो अपने 3 स्टेप है oogenesis के, वो तीनों की तीनों क्रियाएं उसमें संपन्न होती है। तो सबसे पहले उसके अंदर वही मल्टीप्लिकेशन की फेज़ होगी या जिसको गुणन प्रावस्था बोलते हैं। तो उसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और उगोनिया का निर्माण होता है इस अवस्था के अंदर। जैसे स्टेप के अंदर दिया गया है, पीजीसी एग मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होकर और माइटोटिक डिवीजन के द्वारा उगोनिया में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके अंदर जो उगोनिया होता है, तो एक उगोनिया होता है वो आकार में बड़ा हो जाता है, जिसे अपने ओवा के रूप में मान लेते हैं कि वो उसका जो मेन सेल है, बड़ी सेल है, जिसे अपने उगोनिया कहते हैं। और जो दूसरी जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी उसको चारों तरफ से घेर लेती है, जिनको अपने नर्स और फॉलिकुलर सेल्स के रूप में मानते हैं। तो एक कोशिका है बड़ी आकार की हो जाती है और चारों तरफ से उसको जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो उसको घेर लेती है। तो ये इसकी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज़। फिर मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बाद में दूसरी अवस्था ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ जो oogenesis की जो ग्रोथ फेज़ या वृद्धि अवस्था है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में अधिक बड़ी होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो भ्रूण के परिवर्धन के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उसका संश्लेषण इसी अवस्था में होता है, जिसके कारण इसका आकार में वृद्धि हो जाती है। तो इसके अंदर अपने ऐसा मानते हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं उसके अंदर मुख्य रूप से जो ऊसाइट है, ऊसाइट आकार में वृद्धि करने लग जाता है। तो ये वृद्धि कई प्रकार से संपन्न होती है। तो एक स्विम ऊसाइट के द्वारा, तो जितने भी जो ऊसाइट हैं वो आपस में स्विम के द्वारा, यानी इसके अंदर स्विम की प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है और उसके कारण धीरे धीरे उसके जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें वृद्धि होती है, ऐसा मानते हैं अपने। हाँ, तो प्रोटीन संश्लेषण के कारण इसके अंदर स्विम ऊसाइट के द्वारा, तो लेकिन ये जो वृद्धि है वो सीमित मात्रा में होती है। दूसरा ऊसाइट के संलयन के द्वारा, तो कई टाइप के ऊसाइट्स हैं, कई जो ऊसाइट है वो आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो मिलने के कारण उनके अंदर
वृद्धि होती है तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और जो न्यूक्लियस होते हैं, तो जो एक न्यूक्लियस को छोड़ के और सारे के सारे न्यूक्लियस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और जितना भी साइटोप्लाज्म है वो उसके कारण बड़ा आकार बन जाता है, तो oocyte के संलयन के द्वारा यानी फ्यूजन के द्वारा। फिर दूसरा अगला इसका सहायक कोशिकाओं के द्वारा, या जिसके अंदर अपने इसकी जो कौन कौन सी सेल्स हैं, नर्स सेल्स है या फॉलिकल सेल्स हैं, उस वो सारे के सारे आपस में मिल जाती है। और इसके अंदर जो अपने एग्जाम्पल की बात करें तो पोलिकिटा से लेके स्तनधारी तक सारे जितने भी जो जंतु हैं, उन जंतुओं के अंदर जो oocyte की वृद्धि इसी विधि के द्वारा होती है। तो इसमें जो सहायक कोशिकाएं, नर्स कोशिकाएं या जो फॉलिकल कोशिकाएं हैं वो आपस में मिल जाती है, मिलने के कारण oocyte की वृद्धि होती है। एक इसमें योग परिवहन के द्वारा, तो अपने को पता है योग की अधिकांश मात्रा लीवर में संश्लेषित होती है, जो माता के रक्त के द्वारा परिवर्धित oocyte में स्थानांतरित हो जाती है। तो इसके कारण भी उसके अंदर जो ग्रोथ फेज है उसके अंदर उसकी वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें योग जो मुख्य जो चीज़ है, जैसे योग संश्लेषण और उसका निक्षेपण, यानी जो संश्लेषण की क्रिया और उसका संग्रहण की क्रिया, ये इसके अंदर संपन्न होती है। तो ग्रोथ फेज को अपने मुख्य रूप से दो फेज के अंदर पढ़ते हैं, अपने दो फेज के अंदर या दो काल में इसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो इसका होता है प्री विटेलोजेनेसिस और दूसरा विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलो यानी योग निर्माण से जो पहले की जो घटनाएं होती है वो प्री विटेलोजेनेसिस, और विटेलोजेनेसिस जिसके अंदर योग का निर्माण और उसका संश्लेषण और संग्रहण, ये विटेलोजेनेसिस के अंदर होता है। तो प्री विटेलोजेनेसिस योग संश्लेषण और संग्रहण से पहले की जो घटना है। तो प्री विटेलोजेनेसिस देखते हैं अपने सबसे पहले। तो प्री विटेलोजेनेसिस के अंदर इसका जो ग्रोथ फेज का जो है, तो उसमें प्री विटेलोजेनेसिस मुख्य रूप से इस घटना के अंदर अपने को पता ही है कि योग का संश्लेषण और निक्षेपण नहीं होता है, बल्कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म के आयतन में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसको दो भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं फिर से प्री विटेलोजेनेसिस को। एक इसका न्यूक्लियर प्री विटेलोजेनेसिस और दूसरा इसका साइटोप्लाज्मिक प्री विटेलोजेनेसिस। तो न्यूक्लियर प्री विटेलोजेनेसिस है, इसको अपन थोड़ा देखें। तो इसके अंतर्गत ग्रोथ फेज में जो प्राइमरी oocyte का केंद्रक होता है वो बड़े आकार का हो जाता है। इस ये जो बड़े आकार का केंद्रक है इसको अपने जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। तो सबसे जो इसका केंद्रक है वो आकार में बड़ा हो गया और बड़े होने के कारण अपने इसे जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। इसी समय होमोलोग्स क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं या होमोलोग्स क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर वृद्धि हो रही है, तो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर इसका जो होमोलोग्स क्रोमोसोम है वो युग्म के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं। और अपने जैसे ग्रोथ फेज के बाद में अपने कौन सी एक थोड़ी सी अपन डिस्कस करते हैं पहले कि मेचुरेशन अवस्था आएगी। मेचुरेशन के अंदर मतलब उसका जो केंद्रक का विभाजन है, एक मिनट, मेचुरेशन अवस्था है। मेचुरेशन जैसे अपनी अवस्थाएं थी, मल्टीप्लिकेशन लगातार विभाजन की क्रिया, ग्रोथ फेज आकार और आकृति में वृद्धि की क्रिया, और मेचुरेशन उसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन या जो म्यूसिस फर्स्ट है, म्यूसिस के अंदर जैसे अवस्थाएं का अपने को पता है कि इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना, ये जो अवस्थाएं हैं वो सारी होती है। तो इसकी जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है उसकी प्रोफेज अवस्था है वो बड़ी होती है, अपने को पता है। जैसे अपने जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके अंदर पढ़ा है, जिसके अंदर मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसके अंदर जो ग्रोथ फेज, जो मेरा बताने का अर्थ ये है कि जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज के अंदर ही जो न्यूक्लियर प्रीविटेलोजेनेसिस की घटना हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट है वो आरंभ हो जाती है। तो इसके अंदर वही कि इसके जो होमोलोग्स क्रोमोसोम्स के पेयर बनने लग जाते हैं
और जो न्यूक्लियस है वो प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश कर जाता है। और ये लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन अवस्था तक इसमें विभाजन की क्रिया होती है। तो अपने को पता है जैसे लिप्टोटीन क्रोमेटिड है वो क्या होते हैं इसके अंदर डेंस होने लग जाते हैं। जाइगोटीन में जाइगस अवस्था आ जाती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर और जो सिनेप्सिस की घटना बनती है ना। फिर उसके बाद में पैकेटीन अवस्था आती है और पैकेटीन के बाद में इसकी डिप्लोटीन अवस्था जिसमें काइजमेटा मुख्य रूप से बनता है ना। तो यहाँ पर जो इसकी कौन सी अवस्था आती है, टेट्राड अवस्था होती है। वो टेट्राड अवस्था तक डिवीजन होता है और डिप्लोटीन अवस्था के पश्चात विभाजन यहाँ पर रुक जाता है। तो इसी दौरान इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की जो न्यूक्लियोसोम है या जो क्रोमेटिड इकाइयाँ हैं वो खुल जाती है और लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम के जो लूप हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अपने को पता है इस चीज़ का, है ना। तो जो मैसेंजर आरएनए हैं वो मुख्य रूप से क्या है, लूप्स के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और प्रोटीन संश्लेषित होती है। मैसेंजर आरएनए की जो लगभग 10% मात्रा है वो इन्फोर्मोसोम्स के रूप में संचित हो जाती है। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल डीएनए के द्वारा ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए में आरएनए का भी संश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर मुख्य रूप से जो प्रोटीन संश्लेषण और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें न्यूक्लियर प्रीविटिलोजेनेसिस की घटना के अंतर्गत आती है। जो ट्रांसक्रिप्शन की घटना है, ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियोलस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका जिसको अपने कहते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी कारण से न्यूक्लियोलस का आकार बड़ा हो जाता है। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम का निर्माण एक प्रकार की जीन परिवर्तन की घटना है, ये अपने को पता है ना। तो इस तरह से इसके अंदर न्यूक्लियर प्रीविटिलोजेनेसिस की घटना के द्वारा तो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके साइज में वृद्धि होती है। इसी तरह से साइटोप्लाज्मिक प्रीविटिलोजेनेसिस की बात करें अपने, तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से उसमें वृद्धि होती है, जिसके अंदर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इनकी लोकेशन और जो इनकी संख्या में वृद्धि होती है और साइटोप्लाज्म है वो अधिक मात्रा में वृद्धि करता है। फिर दूसरा इसका विटेलोजेनेसिस। तो विटेलोजेनेसिस के अंदर जैसे नाम से ही पता है अपने को कि इस अवस्था में यौगिक का संश्लेषण और निक्षेपण होता है, जिससे oocyte के साइटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज लवण और पानी का संचय हो जाता है। योग का अधिकांश भाग oocyte से बाहर बनता है, अपने को पता है इस चीज़ का। जैसे अपन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर योग संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ, लीवर में संपन्न होती है। इसी तरह से कीट, मछली, एम्फीबिया, गैस्ट्रोपोड्स, इनके अंदर क्या होती है, फैट बॉडी के द्वारा संचय होता है। स्तनधारियों में oocyte ऑफ फॉलिकल कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है। लीवर में संश्लेषित योग ब्लड द्वारा फॉलिकल कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ये फॉलिकल कोशिकाएं oocyte से विलाई से जुड़ी रहती है, जिससे योग oocyte में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो योग संश्लेषण और जो उसका संग्रहण है उसकी घटनाएं होती है इसके अंदर। इसके अलावा जो मुख्य अपने जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज के अंदर प्रीविटिलोजेनिस और विटिलोजेनिस के द्वारा साइज में वृद्धि हो जाती है। फिर तीसरी अवस्था इसकी मैच्योरेशन अवस्था है। तो मैच्योरेशन अवस्था के अंदर अपने इसका जो ये डायग्राम देखो आप, ग्रोथ फेज के दौरान oocyte का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्रवेश करता है। अपने को पता है इस चीज़ का।
तो अर्धसूत्री विभाजन 2 बार अवरुद्ध होता है। प्रथम बार या फर्स्ट इसका कहाँ, डिप्लोटीन अवस्था में, तथा दूसरा फर्टिलाइजेशन के समय, परिपक्वन से थोड़ा पहले। तो 2 बार इसके अंदर इसकी जो अंडा है उसके अंदर उसकी जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके अंदर अवरोध आता है, 2 बार रुकता है ये। इसके अंदर जैसे फर्स्ट डिप्लोटीन अवस्था कहाँ अपनी ग्रोथ फेज के अंदर हो गई, फिर उसके बाद के अंदर इसके अंदर दोबारा से डाइकेनेसिस अवस्था स्टार्ट होती है, और डाइकेनेसिस के कारण इसमें फिर प्रोफेज अवस्था पूर्ण होती है, और प्रोफेज अवस्था पूर्ण होने के बाद में फिर मेटाफेज अवस्था आती है। मेटाफेज के बाद में एनाफेज, फिर इसकी टीलोफेज, जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अपने मानते हैं कि उसके द्वारा पूरा जो केंद्रक और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो 2 भागों में बंट जाता है। तो एक जो कोशिका है, एक जो oocyte है, या जैसे अपने यहाँ पर कौन सा प्राइमरी oocyte कह रहे हैं अपनी, तो वो प्राइमरी oocyte एक बड़ी आकार की कोशिका में और एक छोटे आकार की कोशिका में विभाजित हो जाता है। तो बड़ी आकार की कोशिका इसकी क्या, जैसे ये डायग्राम है यहाँ पर देखो इसमें, तो बड़े आकार की कोशिका है वो सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित हो जाती है, और एक छोटे आकार की कोशिका जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं उसके अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आकर इसके अंदर फिर से अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो अवरुद्ध होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे अपने को घटनाक्रम का पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन की स्पर्म पेनिट्रेशन के कारण दोबारा से इसके अंदर जैसे ही स्पर्म होता है वो ओवा या जो अंडा है उसको पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने से एग एक्टिवेशन की क्रिया होती है। तो एग एक्टिवेशन के दौरान यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है फिर उसमें विभाजन होता है। तो सेकेंडरी oocyte से फिर इसके अंदर क्या होता है, ओवा का निर्माण होता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो फिर आगे डिवाइड होके 2 पोलर बॉडी में परिवर्तित या जो टूट जाती है। और तो इस तरह से एक बड़े आकार की कोशिका जैसे अपने ओवा, और दूसरी इसकी जो 3 छोटे आकार की कोशिकाएं हैं उन्हें अपने पोलर बॉडी कहते हैं। तो इस तरह का इसके अंदर जो मैच्योरेशन अवस्था है उसके द्वारा इसमें विभाजन की क्रिया होती है।